नमस्कार। आयुष के आज के इस अंक में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुरुषों में बढ़ती उम्र में होने वाली प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के बारे में। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, इसमें होने वाले विकार और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर मनीष गोयल, जो कि एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं। विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आज बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। सर, आज हम प्रोस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या, इसका क्या काम है। जी नंदिनी जी, आपने जो क्वेश्चन दर्शकों का एक अच्छा क्वेश्चन किया है। जी। जनरली क्या होता है कि मानव शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जी। और प्रोस्टेट में भी, प्रोस्टेट उनमें से एक है। अधिकतर लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में तो जानते हैं, लेकिन प्रोस्टेट के बारे में जानकारी बहुत कम है। तो प्रोस्टेट भी एक ग्रंथि होती है जो मानव शरीर में, शरीर के सबसे निचले हिस्से में, अच्छा। जहाँ पे हमारा यूरिन एकत्र होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे स्थित होती है। अच्छा। और इसका कार्य ये होता है कि ये जो सीमेन का वॉल्यूम है उसको ये बढ़ाता है और स्पर्म को पोषण देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका बहुत योगदान है। अच्छा। और कई केस में ऐसा देखने में आया है कि अगर मेल स्टेरिलिटी है तो प्रोस्टेट को भी कंसीडर करना चाहिए। अच्छा। अगर कोई बच्चा की समस्या अगर है तो कई बार वो प्रोस्टेट से भी रिलेटेड हो सकती है। अच्छा सर, प्रोस्टेट का क्या कोई साइज रहता है जन्म के समय और क्या ये बढ़ता जाता है, ऐसा भी है क्या? जी बिल्कुल। प्रोस्टेट जब बच्चे का जन्म होता है तो एक छोटे से मटर के दाने के बराबर होती है। अच्छा। और जैसे जैसे वो एडल्ट होता है, वयस्क होता है जी, तो उसका साइज अखरोट के बराबर होता है। अच्छा। और 20 साल की उम्र तक ये बढ़ती है। अच्छा। और इसके 5 लोब होते हैं एनाटॉमिकली अगर मैं बात करूं। अच्छा। तो और इसका मिडिल लोब जो होता है वो खासतौर से इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि प्रोस्टेट की बीमारियों को क्रिएट करता है। अच्छा सर, आप तो अमूमन बहुत से प्रोस्टेट के पेशेंट देखते होंगे, क्या ये बात सही है कि एक उम्र के बाद प्रोस्टेट की समस्या सबको होती ही है? हाँ, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये शुरुआत 30 की उम्र से शुरू हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये लक्षण आते आते 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में और 70 साल उसकी उम्र में बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट बढ़ती है। अच्छा। ऐसा है। अच्छा, तो सर जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं तो क्या लक्षण लेके आते हैं? अगर प्रोस्टेट संबंधी समस्या हो सकती है तो आप अमूमन पेशेंट्स में क्या लक्षण देखते हैं? जी नंदिनी जी, हमने अक्सर क्लिनिक में देखा है कि जब पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो वो यूरिन से संबंधित समस्या लेके आते हैं। अच्छा। पेशेंट बताते हैं कि सर यूरिन करने में बार बार इच्छा हो रही है हमारी, बार बार रात में जागना पड़ता है, यूरिन के लिए जाना पड़ता है, सो नहीं पाते हैं ठीक से। फिर कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर यूरिन करते समय हमें दर्द होता है, जलन होती है। कुछ पेशेंट का ऐसा भी रहता है कि यूरिन की जो फोर्स है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि कुछ दर्द की शिकायत करते हैं पेट के निचले हिस्से में, और उनका कहना ये रहता है कि यूरिन जाने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। अच्छा। तो उनको ऐसा आभास बना रहता है कि यार हमें यूरिन जाना है जाना है जाना है। और कुछ कुछ केस में जो यूरिन है वो बूंद बूंद टपकती भी है। अच्छा। तो ये बहुत सारे जो सिम्टम हैं वो प्रोस्टेट की तरफ इंडिकेट करते हैं हमें कि कुछ ना कुछ प्रोस्टेट प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और जनरली जैसे किडनी के केस होते हैं जिसमें स्टोन वगैरह है या डायबिटीज़ है, कुछ पेशेंट ऐसे देखने में आते हैं वो उससे कोरिलेट कर लेते हैं कि अच्छा स्टोन होगा, चलो ठीक है कोई भी मेडिसिन ली खा ली देख लेंगे, तो वो अवॉइड हो जाता है। या कुछ केस ऐसे होते हैं कि उन्होंने कहा डायबिटीज़ है, यूरिन तो आती है, ठीक है हम डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, तो डायबिटीज़ की मेडिसिन ही लेते रहते हैं वो और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा सभी देखने वाले दर्शकों से ये अनुरोध है कि आपको यूरिन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर जाएँ
और चेकअप जरूर कराएं। ये समस्या प्रोस्टेट भी हो सकती है। जी जी जी, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि कई बार क्या होता है, हम खुद डॉक्टर की तरह व्यवहार करने लगते हैं, हमें लगता है कि हमारी दूसरी समस्या ज़्यादा बड़ी है और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। सर, अगर हम अभी प्रोस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, आपने जैसा अभी बोला कि कई बार शुगर पेशेंट हो गया या बीपी पेशेंट हो गया, ये अपना इलाज खुद बहुत समय तक करते रहते हैं। अब ऐसे में अगर ये प्रोस्टेट संबंधी समस्या है और बहुत समय तक इलाज नहीं मिला, तो क्या ये समस्या और बढ़ जाती है, ये समय के साथ बढ़ती जाती है, ऐसा भी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या होता है कि अगर आप स्वयं अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और यूरिन की समस्या पे अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें फ्लो में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी पे जाना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया है कि ब्लेडर के जस्ट नीचे हमारा प्रोस्टेट होता है जी। और वहाँ से ब्लेडर से जो हमारे जहाँ पे यूरिन एकत्रित होता है वहाँ से यूरेथ्रा पास होता है प्रोस्टेट के सेंटर से होते हुए। तो अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर प्रोस्टेट बढ़ता है तो प्रोस्टेट बढ़ने से क्या होता है कि जो यूरेथ्रा है उसके ऊपर प्रेशर कर देता है और कई बार पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसे हम मेडिकली एन्यूरिया कहते हैं, यूरिन आना बंद हो जाती है और उस समय पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं एक पाइप की तरह है और पाइप पे अगर कोई पत्थर रख देगा या उसके ऊपर कुछ रख देगा तो यूरिन पास ही नहीं होगी और ये मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। अच्छा। इसलिए दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि यूरिन संबंधी समस्या में अपने किसी अच्छे डॉक्टर से या जिस डॉक्टर के संपर्क में है उससे जरूर इसको डिस्कस करें, उनको बताएं अपनी समस्या और समय पे अपना निदान पाएं, जिससे कि इमरजेंसी से बचा जा सके। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपके पास पेशेंट अगर आया ये सारी समस्याएं लेके, यूरिन संबंधी समस्या, उसको बाथरूम जाने में दिक्कत हो रही है या बार बार जा रहा है, ऐसे में जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप कौन कौन से टेस्ट उनको लिखते हैं? कैसे ये निर्धारित किया जाता है कि ये किडनी या बीपी की समस्या नहीं है और ये प्रोस्टेट संबंधी समस्या है? जी, जब पेशेंट, जैसे हम देखते हैं हमारी क्लिनिक में कि पेशेंट आया है और आते ही चैम्बर में आया और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे को यूरिन करने में बहुत समय लग रहा है, बार बार यूरिन हो रही है, मेरे फ्लो में उतनी ताकत नहीं है, तो फिर हम उससे टेस्ट के लिए बोलते हैं, क्योंकि सिम्टम से तो समझ में तो आता है कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है और उसकी फैमिली हिस्ट्री लेके या उसकी जो प्रेजेंट हिस्ट्री है वो लेके फिर उसको यूरोफ्लोमेट्री के लिए हम टेस्ट के लिए बोलते हैं, जिसमें उसका यूरिन का कितना फास्ट और कितना यूरिन पास आउट हो रहा है उसको हम देखते हैं। नॉर्मली 15 ml पर सेकेंड उसका एक नॉर्मल वो रहता है। और दूसरे टेस्ट में हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो अल्ट्रासोनोग्राफी और MRI भी इसके टेस्ट है, जिसके थ्रू हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि इनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम कितना है, कि प्रोस्टेट कितना बड़ा है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कई केस में किस लेवल पर है, या वो प्रोस्टेट के लेवल पे है या यूरिनरी ब्लेडर के लेवल पे भी आ चुकी है। अच्छा, तो सर प्रोस्टेट संबंधी क्या क्या समस्याएं हमको कॉमनली देखने को, मतलब आमतौर पर देखने को मिलती ही हैं? जी हाँ, प्रोस्टेट जनरली देखा जाए तो प्रोस्टेट की सूजन, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं जी। दूसरा होता है एक नॉन कैंसरस डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट, जिसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया BPH, और तीसरा प्रोस्टेट कैंसर। ये 3 तरह की समस्याएं आमतौर पर प्रोस्टेट के केस में देखने को मिलती हैं। मतलब सर अगर ये सब चीज़ें समय पे नहीं सॉल्व की जाएं, इनको इलाज नहीं मिले, तो क्या ये कैंसर में भी जा सकती है? देखिए, अगर किसी भी चीज़ में लापरवाही बरती है, बीमारी कोई भी हो, चाहे वो प्रोस्टेट हो या कोई भी हो, अगर आप खुद से अपना इलाज कर रहे हैं, उसके सिम्टम की तरफ अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इट में गो टुवर्ड्स कैंसर आल्सो। तो जैसा कि आपने कहा था कि समय से डॉक्टर के पास पहुंचे। जी जी जी। तो सर प्रोस्टाइटिस या प्रोस्टोमेगाली ये क्या बीमारी है, इसमें क्या रहता है? देखिए, प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है। तो एक कारण ये होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जी। यही प्रोस्टोमेगाली का कारण होता है। और दूसरा BPH रहता है जी। जो कि एज के कारण, जैसे जैसे एज बढ़ती है जी। तो BPH के लक्षण आ जाते हैं। लेकिन BPH के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों को होती है, इससे बिल्कुल घबराएं नहीं। ये नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट है, इसलिए अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनसे परामर्श जरूर लें।
अच्छा, और सर कैंसर के लक्षण क्या रहते हैं अगर कैंसर की तरफ पेशेंट जा रहा है? कैंसर की अगर अपन देखें तो सिम्टम यही रहते हैं, उसमें ब्लड हो सकता है यूरिन में, बोन पेन भी आ सकता है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है अगर कम एज में है तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे यूरिन का बार बार होना, कम जाना, एन्यूरिया होना, ये सब सिम्टम भी उसमें वापस जो मैंने पूरे बताए थे कि यूरिन जा रहा है, उतना फोर्स नहीं है, पावर उतना नहीं आ रहा है, कम क्वांटिटी में है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, ये सारे सिम्टम प्रोस्टेट के कैंसर में भी दिखाई देते हैं। और सर क्या नेक्रोसिस भी है, कुछ सड़ान जैसा भी कुछ रहता है क्या, कि कैसे पेशेंट समझे कि वो कैंसर की तरफ जा रहा है? जैसे अगर कोई रूरल क्षेत्र में है, शहर में नहीं है, नहीं आ पा रहा है इलाज कराने, तो जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, अगर इस तरह के सिम्टम्स जो आपने बताए कि पेशाब पास करने में दिक्कत हो रही है, बहुत समय से है, सूजन है, साथ ही क्या कुछ सड़ान जैसा भी रहता है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर को अगर डायग्नोसिस करना है तो 2 टेस्ट से हमें जरूर गुजरना पड़ेगा। एक होता है PSA, अच्छा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एक प्रोटीन होता है और ब्लड में हम इसकी मात्रा चेक करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा एक सरल तरीका है जिसमें अगर इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 0 से 4 नैनोग्राम पर ml होता है। अच्छा, तो अगर आप एक ब्लड टेस्ट करा के अपना PSA देख सकते हैं, जो एक इंडिकेशन है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। जी, दूसरी तरफ अगर हम MRI के बाद बायोप्सी करा के देख सकते हैं, बायोप्सी से भी हम पता कर सकते हैं कि ये कैंसर कितना डेवलप हुआ है, किस स्टेज का है, कि नेक्रोसिस की तरफ गया है, नहीं गया है, तो वहाँ से भी हम बायोप्सी करा के उस चीज़ को हम देख सकते हैं। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा कॉमन आपने बताया जो आम है वो है BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अब ये आपको कैसे, आमतौर पे इसके क्या लक्षण रहते हैं और इसका होम्योपैथी में अपन इलाज कैसे करते हैं? देखिए, BPH जैसे आप बता रहे हैं कि नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट होती है, और हम जो अपनी क्लिनिक में आमतौर पे देखते हैं, इसके पेशेंट एक दो पेशेंट रोज़ आते ही हैं जी। उनमें सिम्टम वही रहता है, यूरिन फ्लो की समस्या होती है, यूरिन फ्लो बार बार होना, नींद नहीं आना, ये सब बना रहता है उनका। और BPH के केस में उसका नॉन कैंसर ग्रोथ है तो घबराने वाली ऐसी कोई बात होती नहीं है जी। तो हमें उसके सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफी से हम उसको देख के और उसके ट्रीटमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी कई मेडिसिन मौजूद हैं जो अकॉर्डिंग टू एज, उसकी सीवियरिटी और उसके लक्षणों के ऊपर हम मेडिसिन देते हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन हैं वो मैं बता देता हूँ कि सेवाल सेरुलेटा एक मेडिसिन है, क्रोटेलस हॉरिडस है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, परेरा ब्रेवा है, लाइकोपोडियम है, और भी मेडिसिन है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस है, स्टेफाइसेग्रिया है। ऐसी बहुत सी मेडिसिन होम्योपैथी मौजूद हैं जिनको लेके आप अपनी प्रोस्टेट की तरफ सही से प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा सर, जो आपने सारी दवाइयाँ बताई हैं, अक्सर क्या होता है मरीज़ को लगता है कि मान लीजिए उनका इलाज किसी दूसरी पद्धति में भी चल रहा है, मान लीजिए एलोपैथी में चल रहा है, तो ये एक बोलने में आता है कि क्योंकि हमारा ये इलाज चल रहा है तो हम होम्योपैथी साथ में नहीं कर सकते, या कई बार ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि अगर होम्योपैथी का इलाज चल रहा है तो एलोपैथी या दूसरी किसी और पद्धति का इलाज बंद करना है। क्या ये इस बात में सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लाइफ आपके पास एक ही है और डिजीज़ का ड्यूरेशन भी वही है, तो ऐसा नहीं है कि पहले आपको टाइम मिलेगा कि एलोपैथी कराइए, फिर आपको टाइम मिलेगा कि होम्योपैथी कराइए। ये अलग अलग पैथियाँ हैं और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जो है वो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं, तो आप एलोपैथी के साथ भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। हाँ, पेशेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे लेना है, तो जनरली पेशेंट ये सोचता है कि यार ये एलोपैथी खाई और तुरंत होम्योपैथी खा लो। तो मेरा अपने दर्शकों से ये कहना है कि उसमें टाइम 5-10 मिनट का, 15 मिनट का एक डिफरेंस रखें, लेकिन एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन एक ही डिजीज़ के लिए आप ले सकते हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं है और ऐसा कोई वो भी नहीं है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, अभी हम बीपी और डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, बहुत ही आम है, हर दूसरे व्यक्ति को बीपी या डायबिटीज संबंधी समस्या है। क्या इन पेशेंट्स में आगे जाके, मेल पेशेंट्स में आगे जाके बीपीएच की समस्या या प्रोस्टोमेगाली की समस्या, जो प्रोस्टेट संबंधी समस्या है, ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं? देखिए, बीपी और डायबिटीज़ जी दोनों अपने आप में तो जोखिम है ही, लेकिन ये प्रोस्टेट के जोखिम को और बढ़ाते हैं। अच्छा। तो अगर किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे है और वो बीपी और डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है,
तो उसे अपने जांच नियमित रूप से करानी चाहिए प्रोस्टेट के लिए, नहीं तो इसका जोखिम बढ़ता जाता है। सर नियमित तौर पे कितने समय में इसकी जांचें करा लेनी चाहिए? देखिए कुछ लोग ईयरली भी करा लेते हैं, कुछ 6 मंथली भी कराते हैं, तो वो डिपेंड करेगा उनके यहाँ कैसी फैसिलिटी है, क्या उनके सिम्टम आए हैं। अगर पहली जांच हुई है तो दूसरी जांच में क्या है, अगर मान लो थोड़ा बहुत बड़ा है तो उसको बहुत जल्दी 6 मंथली या 4th मंथली कराना चाहिए। अगर टोटली नॉर्मल है तो ईयरली भी वो करा सकता है। मतलब अमूमन 1 साल में तो फिर भी करा ही लेना 1 साल में उनको कराना ही चाहिए जांच। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मान लीजिए अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि एक कम उम्र में पिताजी को या भाई को जल्दी BPH डायग्नोस हुआ था, मान लीजिए 50 साल में या 55 साल में, ऐसे में जो घर के बाकी पुरुष हैं वो कब से इस चीज़ पे ध्यान देना चालू करें? देखिए और क्या उससे फ़र्क भी पड़ता है? जी हाँ। देखिए फैमिली हिस्ट्री में अगर BPH है या प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री आपको मिलती है तो आपको अपने प्रोस्टेट की जांच 30 साल की उम्र के बाद कंटिन्यू कराना ही चाहिए। अगर एज आपकी 50-60 है तो उस समय आपको विशेष तौर से इस पर ध्यान देना ही चाहिए। और अगर आप जांच नहीं करा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको यूरिन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, अर्जिंग बनी रहती है, जलन है या दर्द है, तो भी आपको अपने एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेके इस पे अपने को जांच के थ्रू बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, मान लीजिए आपके पास अब पेशेंट आ गया है, उसको प्रोस्टोमेगाली या BPH है, हम कैंसर की तरफ अभी नहीं जाते, इसका इलाज फिर कितने समय तक चलता है? देखिए वो डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना बड़ा है। देखिए नॉर्मल साइज़ उसका होता है 20 से 25 ग्राम। अब अगर 25 ग्राम से ऊपर है, अगर मान लीजिए 40 है, 50 है, 60 है, 100 है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोस्टेट साइज। जनरली अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं तो 6 to 8 ग्राम पर मंथ से वो कम होता है। अच्छा। तो जितना बड़ा साइज़ होगा वो उतना ही उसमें समय लगता है। और अगर हम इनिशियल स्टेज पे इस पर ध्यान दे देते हैं तो 4 से 6 महीने में भी पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होते हैं और इसमें पूरा उनको इलाज मिल जाता है। अच्छा सर, मान लीजिए अगर जल्दी पेशेंट नहीं आया है, आपके पास बहुत ही आखिरी में आया है या बहुत सूजन आ चुकी है या बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में क्या कोई सर्जरी या ऑपरेशन भी बोला जाता है करने के लिए? देखिए अगर कंडीशन ऐसी है कि आपके पास मेडिसिन लेने का समय नहीं है जी, या आप वेट नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए यूरिन रुक गई है, वैसे तो कैथेटर से उसको पास आउट करके आपके पास टाइम आ जाता है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि नहीं आप वेट नहीं कर सकते हैं तो ही सर्जरी की तरफ सोचें, नहीं तो मेडिसिन से इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और होम्योपैथी में इसके कई केसेस मैंने अपनी क्लिनिक में ऐसे किए हैं जो जैसे 100 ग्राम तक भी जो बड़े थे। अच्छा। तो उनको भी काफ़ी अच्छा जो कि 4 तक होना चाहिए वो 100 तक थे। हाँ नहीं, जो कि प्रोस्टेट साइज 25 तक होना था, 25 तक होना था, वो 100 तक थे। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिला है और वो आज बहुत खुश हैं और अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जी सर, क्या वज़न से भी फ़र्क पड़ता है? अगर कोई बहुत ओबीस पेशेंट है, बहुत लेथार्जिक लाइफस्टाइल है, नहीं ज़्यादा शारीरिक कोई काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, या कई बार हाइट बहुत होती है साथ में वज़न भी होता है, क्या इन पेशेंट्स में प्रोस्टेट की समस्या थोड़ी जल्दी आती है? वैसे तो नंदी ये है कि वजन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो तो है। और ब्लड प्रेशर की तरह, मधुमेह की तरह वजन भी प्रोस्टेट के जोखिम को बढ़ा देता है। इसलिए वेट लूज़ रहना बहुत ज़रूरी है, वेट कम होना ज़रूरी है। अगर वजन ज़्यादा होगा तो प्रोस्टेट की समस्या आने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो सर आपके पास जब पेशेंट आते हैं वज़न ज़्यादा लेकर और प्रोस्टेट की समस्या मान लीजिए चालू ही हुई है, तो क्या कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप उनको सजेस्ट करते हैं? हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस समय, जो हो सकता है इसकी शुरुआती स्टेज पे हैं, डायग्नोस हो चुके हैं, उनको आप लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या बताएंगे कि रोज़मर्रा में क्या वो ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं कि ये चीज़ उसी समय कंट्रोल की जाए, अदर देन जो वो उनका इलाज चल रहा है या दवाइयाँ चल रही हैं? देखिए जीवन शैली अपनी अच्छी होना चाहिए और खान पान अच्छा होना चाहिए। जीवन शैली में क्या है, आजकल जो वर्किंग है बहुत बैठे रहने की ज़्यादा है जी। तो जनरली ये देखने में आता है कि लोग यूरिन होल्ड करे रहते हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से कहना है कि यूरिन को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड ना करें। तो ये अगर अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हैं तो इसका भी प्रोस्टेट से आप बच सकते हैं। महिलाओं में इसकी वजह से स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं शायद। हाँ, एक हो सकता है कि जब ये होता है तो रिटेंशन होगा, इन्फेक्शन होगा तो स्टोन के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा अपना खान पान के ऊपर भी आप ध्यान दें। सर जैसे कि क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए जैसे रेड मीट हुआ या नॉन वेज हुआ, ये भी प्रोस्टेट को के खतरे को बढ़ाते हैं। या
पनीर हुआ, दूध हुआ, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं जिसमें कि फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, ये भी आपके प्रोस्टेट के खतरे को बढ़ाते हैं। तो खाने में फल सब्जियां ज़्यादा लें, टमाटर लें, हरी पत्तेदार सब्जी लें, और ये मोटा अनाज जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि ज्वार, बाजरा, दलिया, ये सब ज़्यादा लें जिसमें ज़्यादा फाइबर होते हैं। तो ये फाइबर जो होते हैं बॉडी में जो सूजन होती है उसको ये कम करते हैं, तो प्रोस्टेट की सूजन को भी ये इफ़ेक्ट करते हैं और उसको कोशिश करते हैं नॉर्मलाइज करें। लेकिन ये सब जो तरीके हैं ये आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए अपनी आहारचर्या और दिनचर्या पर ध्यान तो देना है आपको, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से भी परामर्श करना है, मेडिसिन भी लेना है, और जब आप मेडिसिन प्रॉपर लेंगे तभी आप ठीक होंगे। बाकी चीज़ों से आप मेंटेन कर सकते हैं। मतलब दवाएं साथ में चलती रहेंगी और ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करने ही हैं, वज़न भी कम करना ही है। जी हाँ जी सर, एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं शुरुआत से, प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं अक्सर एक उम्र के बाद समझ में आती हैं। अब ऐसे में कई बार ये 70 प्लस में भी देखने को मिलती होंगी आपको। जी जी। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति जो हैं अक्सर घर में जो उनके साथ हैं, उनके साथ जो रह रहे हैं, उनके बच्चे, उनको ये चीज़ शेयर नहीं करते, या उन्हें कई बार खुद नहीं समझ में आता कि उनको प्रोस्टेट संबंधी समस्या हो, क्योंकि वही बात हो गई कि इस उम्र में शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड समस्या और भी कई बीमारियां हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि उनको, और फिर एकदम से जब बीमारी उनको कोई आती है, बड़ी बीमारी, या अस्पताल में जब भर्ती होते हैं तब पता चलता है कि अरे इनको तो प्रोस्टेट की समस्या भी है साथ में। तो ऐसे में क्या हम अपने दर्शकों को कुछ सलाह दे सकते हैं, जो बच्चे अपने घर पे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वो कैसे ऑब्जर्व करें? क्या वो कुछ नोटिस कर सकते हैं कि उनके घर के बड़े बूढ़े बार बार बाथरूम जा रहे हैं, या कुछ इस तरह के लक्षण जो प्रोस्टेट की तरफ इंगित करें? देखिए, कई बार ऐसा देखने में आता है कि बुज़ुर्ग लोग थोड़े शर्माते हैं सब बातों को अपने बच्चों को बताने में, और कई बार उन्हें ऐसा लगता है यार ये तो सामान्य प्रॉब्लम है, क्या घर वालों को परेशान करना। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 30 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, 50, 60 और 70 में तो और ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस समय 70 की अगर एज है और उस समय प्रोस्टेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रोस्टेट की ग्रोथ में, और अगर फैमिली हिस्ट्री भी है, और अगर इस एज में जाके कुछ हार्मोन भी होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इनका लेवल भी अगर ब्लड में बढ़ता है तो प्रोस्टेट के साइज बढ़ने में चांसेस होते हैं। अब मान लीजिए कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़े से बताने में शर्म महसूस करते हैं, तो उनकी दिनचर्या को देख के कि क्या बार बार यूरिन तो नहीं जा रहे हैं, रात में प्रॉपर नींद ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, दिन में क्यों सो रहे हैं, तो क्या रात में नींद पूरी नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है। अगर इस पे हम ध्यान देते हैं तो हम उनको थोड़ा सा पूछ सकते हैं, और डॉक्टर के पास ले जाके, अगर वो डायबिटीज़ से भी हैं तो वो चेकअप भी अपन जाके देख सकते हैं कि ठीक है डायबिटीज़ तो है उनको, लेकिन डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के बाद भी दिक्कत आ रही है, इट मीन्स कि समथिंग एल्स। तो हमें फिर वो देखना है, डॉक्टर के पास उनको लेके जाना है और उनका प्रॉपर चेकअप करा के, और इससे हम बच सकते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज हों या इमरजेंसी क्रिएट हो। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जितने बच्चे घर में अपने बड़े बूढ़ों की सेवा कर रहे हैं वो समय पर, खासकर मेल जितने हैं घर में, उनके इस तरह के प्रोस्टेट संबंधी टेस्ट भी ज़रूर कराएं। सर, आज हमारे पास अब समय ख़त्म हो चुका है। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दर्शकों का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जी, मुझे उम्मीद है आज हमारे दर्शकों को आज के इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिला होगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।